मैं फिलहाल नेपाल भी गाड़ी से लेको गया हूँ। इसको मैं नेपाल तक ले गया हूँ। और फिलहाल ये हरिद्वार, ऋषिकेश बहुत जगह घूमी है भाई साहब, बहुत घुमाया मैंने इसको। एक बार वृंदावन गया था मैं, बिल्कुल नई नई गाड़ी थी अपनी, तो वृंदावन गए थे आराम से यमुना एक्सप्रेस वे पे। खुदा ना खास्ता चालान नहीं आया था, लेकिन 160 भगाई थी मैंने। 160 8 लोगों के साथ बैठा लेते हाँ हैं। हाँ हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हमारे पास में इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग MPV जो कि सबसे ज़बरदस्त है, और ये सिर्फ जानी जाती है अपने नाम से, और सिर्फ अपने नाम से ही मार्केट में बिकती है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि आज हमारे साथ में है PS मोटो हब चैनल के ऑनर प्रांजुल भाई। और आप तो जानते हैं कि इनके बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं, और आपने इनके बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा, स्पेशली मारुति की वीडियोस को तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। वेल, ये हैं अर्टिगा के ऑनर, और तकरीबन 35,000 किलोमीटर से ज़्यादा इस गाड़ी को चला चुके हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इस गाड़ी के बारे में जानते हैं कि इस गाड़ी में एक्चुअल में क्या कुछ पॉजिटिव है, क्या कुछ नेगेटिव है। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो पे। वेल, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्रांजुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये बताइए कि आपने बताया कि अर्टिगा CNG है, बट यहाँ पे लोगो तो कोई नहीं लगा हुआ है, लोगो हटा दिया या क्या कुछ और वजह है? तो एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था, फ्रंट विंडशील्ड हमारी क्रैक हो गई थी, तो इंश्योरेंस क्लेम लेने गए। तो फिलहाल इंश्योरेंस में जब गाड़ी गई जी, तो इसका रजिस्ट्रेशन वाला स्टिकर और आपका जो CNG वाला लोगो होता है ना, वो भी हटवाना पड़ गया था। अच्छा, ये आगे का हटा हुआ है और पीछे भी शायद आपने रिमूव किया है? पीछे का रिमूव इसलिए किया है क्योंकि फिलहाल टिंट मैंने गड़ा रखे हैं अपने। लीगल टिंट है, इलीगल नहीं है। उसके लिए आप मत सोचिए कि इलीगल कुछ है, जो गवर्नमेंट नॉर्म से उसी पे है सारी चीजें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेल, सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताइए कि ये गाड़ी आपने कब परचेस करी थी? तो ये फिलहाल जर्नी कुछ ऐसी थी, इसके साथ 2.5 साल हो रहे हैं। जुलाई 2021 में गाड़ी आई है हमारी ये। ओके, सो यही लेने का प्लान था या और कुछ भी देख रहे थे मार्केट में? उस समय मेरा सच बताऊं, मेरे और मेरे पिताजी का जो मन था XL6 के ऊपर था, बट फिलहाल 7 सीटर CNG में एक नया ऑप्शन था उस समय मार्केट में, और बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट था ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो इवन आज भी है मोर देन 1 ईयर इसकी वेटिंग चल रही है। वेटिंग है, तो वेटिंग का सीन उस समय बहुत हुआ करता था, लेकिन भाई फिलहाल अपन ने बुक करी और मिल गई बढ़िया से। कितने की पड़ी थी ये गाड़ी? भाई उस समय अपने को ये 11 लाख के आसपास पड़ी थी ऑन रोड। 11 लाख में? हाँ जी। LXI या VXI CNG ही आती है आज भी इसकी। अगर उसमें बात करोगे ZXI CNG भी आने लगी है अब तो फिलहाल। सो ये बेस्ट है। अब ये बताओ भाई कि टोटल आपने आज तक तकरीबन कितने किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया हुआ है? एक्चुअल अगर बताऊं 34,600 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है गाड़ी, मीटर पे दिखा दूंगा। और 35,000 का एक आसपास मेरे को ऑन एन एवरेज मान सकते हैं 35,000। बिल्कुल। और ये गाड़ी आपको 2-3 साल के अंदर में, मतलब क्या प्रॉपर जैसा आप सोचते थे वैसे रही है, या फिर कुछ कमियां भी नजर आई हैं? तो कमियां तो हैं बिल्कुल, लेकिन अच्छाइयां उससे ज्यादा हैं। अच्छा, ये बात बनती है। सबसे इस पहली चीज चीज पॉजिटिव चीजों के बारे में बताइए मुझे। बिल्कुल पॉजिटिव चीज तो इस गाड़ी की ये है, CNG 7 सीटर है। ओके, अगर आपकी फैमिली बड़ी है ना, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको एक तो माइलेज अच्छा मिल जाता है, बट ये है कि कुछ खराब बातें भी ये लगती हैं, जैसे जैसे पहली बात। अच्छा, एक सेकंड मैं रुकना चाहूंगा। माइलेज की आपने बात बोली, तो माइलेज तकरीबन कितना मिलता है? अगर हाईवे पे बात की जाए तो हाईवे पे कितना मिलेगा? एक्चुअल में मैंने जो अभी तक क्लेम किया है ना, 22 किलोमीटर पर kg CNG में। 22? हाँ, 22 का एवरेज। मतलब फुल टैंक की बात करेंगे ना तो 8 किलो 8.5 किलो गैस आ जाती है ना इसमें। ओके, तो करीब ये मानिए 180-190 फुल टैंक पे चल जाती है ये। ओके। अगर सिटी पे मिनिमम कितना दिया CNG पे? सिटी पे तो इसका एवरेज सर ना ही पूछे तो सही है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है भाई, क्लच ब्रेक का जो कॉम्बिनेशन है बढ़ जाता है ना उस समय। तो ये मानिए मैंने जो अभी तक क्लेम किया 16-15 ऐसे है CNG पे। सिटी में अगर हार्ड टू हार्ड ट्रैफिक चलती है तो। ओके, अच्छा, बात करें जैसे आपने बोला कि माइलेज तो आपने सिटी और हाईवे का इतना बता दिया, क्या कभी ऐसी नौबत आई कि पेट्रोल में चलाना पड़ा है? बिल्कुल। कहाँ पे? इमरजेंसी की सिचुएशन में, मान लीजिए अब लॉन्ग ट्रिप में गए हैं, है ना। अभी मैं फिलहाल नेपाल भी गाड़ी से लेको गया हूँ। इसको मैं नेपाल तक ले गया हूँ। और फिलहाल ये हरिद्वार, ऋषिकेश बहुत जगह घूमी है भाई साहब, बहुत घुमाया मैंने इसको। तो नेपाल तक की जर्नी में क्या था कि भाई उत्तराखंड तक जब आप जाते हो तो CNG मिल जाती है। ओके, लेकिन नेपाल जैसे आप क्रॉस करते हो ना, नेपाल जैसे बॉर्डर क्रॉस किया तो
आपको नेपाल के अंदर घूमना है तो आपको सीएनजी नहीं मिलने वाली किसी भी कंडीशन में। वेल मैं बता दूं, हम लोग कानपुर से हैं और एक कानपुर से नेपाल गए थे बेसिकली। हाँ, कानपुर से नेपाल की जो जर्नी थी उसका मैं बता रहा हूँ। तो पेट्रोल में ये गाड़ी मैंने उधर चलाई थी बढ़िया। सो हमारे प्रांजुल भाई यहाँ से गए थे, कानपुर से बेसिकली नेपाल गए थे, और नेपाल के बीच में तकरीबन उत्तराखंड तक आपको सीएनजी प्रॉपर मिल गई थी। उत्तराखंड तक बरेली साइड तो सब मिल गई थी। और उसके बाद में बरेली के बाद जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बरेली में आप अगर फुल करा लेते हो तो बॉर्डर तक तो इनफैक्ट पहुंच ही जाओगे। ओके। बस ये है कि नेपाल के अंदर अगर आप पहुंच गया तो सीएनजी का आता पता नहीं, केवल आपको पेट्रोल पे गाड़ी चलानी पड़ेगी। पेट्रोल तो पेट्रोल का कैसा माइलेज था? तो पेट्रोल का उस समय मैंने माइलेज जिसमें निकाला था, एक्चुअल अगर माइलेज बताऊं करीब 15-16 बस हाईवे पे। ओके। पेट्रोल में उतना आप नहीं क्लेम कर सकते हो, हमें लग गया भाई 1.5 का एवरेज आ जाता है। बिल्कुल। तो सीएनजी पे आप समझ सकते हो कि मैक्स इनको मिला है जो 22 से 23 22 23 के ऐसे। तो भाई आप इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे कहाँ लेके गए हो? तो लॉन्ग ट्रिप में बताया, जैसे नेपाल गया हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश और इनफैक्ट 500-600 किलोमीटर की तो अनगिनत ट्रिप हो चुकी होंगी हमें लग रहा है। और इस दौरान मतलब मैक्स कितने लोग गाड़ी में बैठे हैं? तो 8 लोग। एक बार वृंदावन गया था मैं, बिल्कुल नई गाड़ी थी अपनी, तो वृंदावन गए थे आराम से यमुना एक्सप्रेस वे पे। खुदा ना खास्ता चलान नहीं आया था, लेकिन 160 भगाई थी मैंने। 160 8 लोगों के साथ बैठा लिया। हाँ क्या बात है। लेकिन भाई नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड, सब एडल्ट्स। एंड उस टाइम पे गाड़ी में पावर की कमी जो लगती है, वैसे 160 पे पावर की कमी ये स्ट्रगल करती है गाड़ी जी। सीएनजी पे अगर आप चला रहे हो स्ट्रगल करेगी डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रगल कब करती है ये, जब आप इसको 5वें गियर पे डाल देते हो। अगर 60 की स्पीड पे है तो 60 से लेके आपको 100-120 पहुंचने में टाइम रेशियो बहुत ज्यादा लग जाता है। ओके। तो यही कुछ पावर की कमी। अब जैसे मारुति को अगर 1500 सीसी का इंजन दे रहे हैं ना, तो इनको 6 स्पीड गियर बॉक्स देना चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। ये मोस्टली लोगों की शिकायत रहती है कि 6 स्पीड गियर बॉक्स देना चाहिए, बहुत जरूरी है। 5 स्पीड में थोड़ा सा कमी लगती है। हालांकि स्टेबिलिटी की बात करें हाईवे में, हाँ अगर आपका फर्म हैंड है स्टीयरिंग पे जी, कोई नो डाउट बढ़िया है। स्टीयरिंग में वैसे लाइट बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाता है? तो हाँ नहीं, हाई स्पीड पे हार्ड भी हो जाता है, मगर सिटी वगैरह में काफी लाइट रहता है इसका। स्टीयरिंग काफी ठीक लगा मुझे। फिलहाल मारुति की बहुत गाड़ियां रख चुके हैं भाई, 3 वैगनार जनरेशन जो है अपने पास। वैगनार भी थी, अर्टिगा तो 7 सीटर के तौर पे हमने कंपलसरी अपने लिए ली। प्राइमरी गाड़ी इस समय ये, वो तो सेकेंडरी पे अब चल रही है। मारुति के पूरी तरीके से समझ सकते हैं, बहुत भयंकर वाले यूजर हैं, बहुत भयंकर पूरी तरीके से अच्छे अच्छा ये बताइए, एसी को लेकर क्या परफॉर्मेंस रहता है गर्मी में? एसी की, हाँ एसी की दाद देनी पड़ेगी। हाँ अगर समर्स भी है 40 डिग्री का, अगर आउटसाइड है, मैनुअल एसी आता है इस वाले में, हाँ तो फिलहाल एसी से मेरे को अभी कोई शिकायत नहीं हुई है एक बार भी। मतलब ये नहीं है कि एसी में कोई दिक्कत आई हो कूलिंग से रिलेटेड। हाँ वैगनार में ये चीज आ जाती है मेरी। अच्छा ये बताइए, जो सबसे पीछे बंदे बैठते हैं, जो मैं थर्ड रो की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एसी का कैसा क्या सिस्टम है? प्रॉपर उनको कूलिंग मिल पाती है? शिकायत तो नहीं आती है? मिल जाती है, उसका एक तरीका है एसी के डायरेक्शन को सेट करने का। तो मेरे हिसाब से तो थर्ड रो वाले बंदों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लो आ जाता है। हालांकि एक इम्प्रूवमेंट और करनी चाहिए। अगर आप 7 सीटर ही बना रहे हो, फिलहाल नई सफारी आ चुकी है, हाँ। मैंने देखा जाके, उसका रिव्यू वगैरह अपन भी कर चुके हैं। तो थर्ड वाले उसके जो एसी वेंट्स हैं थर्ड रो में, हाँ। उसमें बाकायदा उन्होंने एडजस्टर भी दे रखा है। तो ये एक आध फीचर्स तो ऐड ऑन करने चाहिए, थोड़े से टॉप मॉडल, क्योंकि भाई बजट इसका आज की डेट में बढ़ता ही जा रहा है। 14-13 लाख रुपए की बिक रही है। और इवन आज के टाइम पे क्या है, तो भाई ये वेटिंग इतना ज्यादा है कि लोग इसे ब्लैक में भी खरीद रहे हैं। यस। और मतलब शोरूम में 1 से 1.5 लाख रुपए लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं फॉर ब्लैक मनी, हाँ। कि अगर आपको 1 हफ्ते में चाहिए तो भाई ले जाओ। तो ये वाला केस चल रहा है फॉर दिस व्हीकल। इवन अगर आज के टाइम पे देखेंगे तो 7 सीटर के एमपीवी में आपको रेनॉल्ट की ट्राइबर मिल जाती है, एंड सेम मारुति में आपको वहां पे देखेंगे तो एक्सेल 6 भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 6 सीटर में आ जाती है कैप्टन सीट के साथ में। थोड़ा सा मतलब उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्रीमियम चाहिए, तो डेफिनेटली वो एक्सेल 6 पे जा सकते हैं। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, 3 साल तकरीबन हो गया, क्या ऐसा महसूस होता है कि भाई मुझे दूसरी गाड़ी पे करना चाहिए, स्विच करना चाहिए? लाइक किया की कैरेंस हो गई, हाँ। थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी में, ये सब गाड़ियां ना एक्सेल 6 हो गई सीएनजी में, और आपकी किया कैरेंस, हाँ। ये गाड़ियां बजट में हमारे थी, लेकिन 2021 में गाड़ियों का आता पता नहीं था। एक्सेल 6 सीएनजी में नहीं आ रही थी, बिल्कुल। और किया कैरेंस भी जो अपनी लॉन्च हुई 2022 में लॉन्च हुई है। वरना सच बताऊं तो मेरे पिताजी को किया कैरेंस बहुत समझ में आई थी। गाड़ी के 1 साल लेने के बाद ये रिग्रेट हो रहा था कि डीजल में किया कैरेंस ले लें।
ओके, क्योंकि उस गाड़ी की भी फील अलग ही है। 6 बिल्कुल, एयरबैग्स स्टैंडर्ड आ थोड़ी जाते हैं सी उसमें। प्रीमियम हो जाती है, सेफ्टी वाइज चीजें काफी बेटर मिल जाती सेफ्टी हैं। हाँ 6 एयरबैग्स हैं उसमें, स्टैंडर्ड है सबसे बड़ी बिल्कुल बात। बिल्कुल। अच्छा, लाइट्स का थ्रो का कैसा परफॉर्मेंस रहता है लाइट्स का रात में? थ्रो का कैसा परफॉर्मेंस क्या है, अगर आप इसमें देखो, इस गाड़ी में फॉग लैंप नहीं आई थी। फॉग लैंप तो फॉग लैंप नहीं आई थी तो मार्केट से लगवा ली अपन ने। ओके, तब से थ्रो तो स्टैंडर्ड लगता है। अभी मैंने देखा एक खराब पड़ा हुआ हाँ है, एक खराब पड़ा है, कैसे हो गया क्या ये? ही बताएं, समय ही नहीं मिलता भाई को यार। भाई एक मतलब 2-3 ऑटोमेटिकली काम खराब होते पेंडिंग हैं। है ना, सच बता रहा हूँ। अब छोटी गाड़ी शहर में चलाने के लिए थोड़ी सी सही लगती है, इसको बड़ी शहर गाड़ी में थोड़ा सा देखना बड़ी पड़ता है। गाड़ी बहुत देखना ये एक पड़ता है। एमपीवी सेगमेंट की गाड़ियों में थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं इशू या कह लो कह तो कुछ रहे भी हैं। कि भाई सिटी में प्रॉब्लम्स हाँ, होती हैं। कानपुर से 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर के लिए तो फिर इसको निकाल लेता हूँ, बाकी अगर मान लो पूरे कानपुर में तो फिर नहीं पॉसिबल हो नहीं पाता है। पॉसिबल है भैया। एंड सेकंड चीज ये बताइए कि गाड़ी में जैसे आपने बताया फैमिली को काफी सपोर्ट हाँ, मिलता है, उनको बहुत कंफर्ट मिलता होगा बहुत डेफिनेटली। पर कंफर्टेबल है लेकिन एक चीज मुझे आपसे जाननी थी कि गाड़ी की कॉस्ट क्या आती है सर्विस कॉस्ट के रिगार्डिंग, भाई। मतलब एक साल में लमसम कितना खर्चा आ जाता है? देखो भाई, पार्ट वगैरह एक एक सर्विस पे जाती है तो ये मानिए 5000 के अराउंड का खर्चा है 5,000 के नॉर्मल आसपास सर्विस में। नॉर्मल, अगर हाँ, पेड करेंगे कोई प्रॉपर पेड पूरी करते तरह हैं तो ये मानिए करीब 2-3 हजार रुपए का डिफरेंस आ जाएगा उस जगह। मान के चल सकते हैं कि 6 से 7 हजार रुपए के हाँ आसपास हाँ हाँ। पूरा 10,000 के अंदर में हाँ करवाते हो? 10,000 के अंदर ही हो जाती है हर बार, जो जितना जो काम 35,000 हुआ है। किलोमीटर के अंदर में क्या कभी कोई पार्ट चेंज हुआ है, कभी कुछ खराब हुआ है हाँ, कुछ एकदम से? एक बार इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, क्या? मुझे आज भी याद है। इस गाड़ी की माउंटिंग हट जाती है। अच्छा, हाँ, ये माउंटिंग की समस्या मेरे साथ 2 बार आ चुकी है इस गाड़ी में। तो समस्या ये आई थी प्रदीप भैया जी, कि इंजन माउंटिंग इस गाड़ी की सेट नहीं हुई थी, मतलब खराब हो गई एक तरह से। यहाँ कहीं पार्ट होता है कुछ, एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं है। तो ये समस्या ऐसे आ रही थी कि पहले गियर पे उठाने पे इतनी गाड़ी वाइब्रेशन से उठ रही थी। तो इस चीज़ के लिए ना फिर कंपनी में मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि सर इस गाड़ी की माउंटिंग जो है आपको रिप्लेस ही करानी पड़ेगी। इंजन माउंट होता है कुछ इतना सा पार्ट है, तो ये लमसम इशू था। कितना खर्चा आया था उसमें? तो करीब 4,500-5 हजार रुपए का खर्चा था वो। 4.5-5 हाँ, इसके अलावा क्या ब्रेक में कभी कोई प्रॉब्लम या अदर ब्रेक्स में कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं आई है फिलहाल। टाइमली सर्विस होती है। इस गाड़ी का ये रिकॉर्ड है, एक एक चीज़ एक एक काम मैंने केवल और केवल मारुति से कराया है। मतलब ये भाई नई गाड़ी, प्राइमरी गाड़ी है, तो मैं सारी चीज़ें मारुति पे कह अच्छा, देता सेकंड हूँ। चीज आपने बोला था कि भाई हाँ। गाड़ी जो एक्सीडेंट हो चुका है एक बार, आपने क्लेम भी लिया हुआ है, तो उस क्लेम के रिगार्डिंग कुछ चीजें बताइए। क्या हाँ मारुति यार, में दिक्कत तो नहीं होती है या इजीली सब कुछ हो जाता है इजीली जल्दी? क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि कोई कोई सर्विस सेंटर ना उसकी सर्विस थोड़ी सी ढीली है कहीं ना कहीं। अच्छा, कानपुर लेवल पे। मारुति की आप बात हाँ कर रहे हाँ हाँ बिल्कुल। हैं? ओके, मैं तो साफ साफ बोलूंगा, मैंने बहुत से सर्विस सेंटर पे एक्सपीरियंस लिया है। हालांकि जो इन लोग का रहता है ना क्लेम पे, हाँ, आपको काम छोटा छोटा मोटा होता है लेकिन टाइम ज्यादा ले लेते हैं कभी कभी। अच्छा, हाँ, और ब्रांड्स को देखा है मैंने, करीब 5 दिन 4 दिन में गाड़ी वापस आ जाती है क्लेम से मतलब उठने के बाद। हाँ, लेकिन जो मारुति का है, मेरे साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि 10-10 दिन 12-12 दिन गाड़ी पड़ी रही है, तब जाके बन के आ रही है। सो प्रांजल भाई कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताइए थोड़े से यूनिक, कुछ अनोखे हुए आपके इस न्यू अर्टिगा के साथ में। भाई याद तो वो पल है जब जी। मसूरी जा रहा था मैं, इस गाड़ी को खड़ी चढ़ाई पे चढ़ाना था। खड़ी चढ़ाई पे? हाँ, और उस समय सीएनजी पे मैं इसको पूरी उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब मसूरी गए थे तो एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करूँ, 4-5 लोग थे हम लोग। तो गाड़ी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि बहुत ज़्यादा लोड हो इस पे, तो ये गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी। अच्छा, लेकिन हाँ। भाई खड़ी चढ़ाई पे सीएनजी में हाँ, तो बहुत नो डाउट मानोगे पेट्रोल नहीं, में स्ट्रगल करेगा, सीएनजी में तो पेट्रोल पे करेगा नहीं कर रही करेगा। थी, सीएनजी पे स्ट्रगल जानते हो कैसे कर रही थी? मान लीजिए सामने आपके कोई गाड़ी है, तो जब आप उसके थोड़ा सा करीब आ गए हो तो ब्रेक मारोगे ही ना। हाँ, फिर इसको फर्स्ट गियर पे उठाने में ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो उस बाकी टाइम अगर पे एक सीएनजी में ही चला रहे थे या सीएनजी पे पेट्रोल पे? चला रहा था मैं, ये अच्छा, जानबूझ के हम टेस्ट कर रहे थे कि उसकी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, आज भी है, मुझे याद है मैंने उस चीज की वीडियो बना के डाली थी, बताया भी था अवेल इस अगर चीज़। आपको डिटेल में बहुत सारी वीडियोस देखने हैं स्पेशली इस अर्टिगा अर्टिगा के रिकॉर्डिंग, तो आप इनके पीएस मोटो हब चैनल पे देख हाँ जी। सकते हैं। हाँ। और मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी। तो भाई इसके अलावा और कुछ एक्सपीरियंस? यही एक्सपीरियंस था कि भाई सारी ट्रिप्स बढ़िया हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ों में निगेटिव्स भी हैं इस गाड़ी में। क्या? जो लगता है मेरे को, एक तो सेफ्टी के रिगार्डिंग, हाँ, गाड़ी मानोगे नहीं, थोड़े थोड़े टचेस में इतना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आता है इसमें। अच्छा, वीडियोस भी मैं देखता हूँ रोज की, भाई अर्टिगा की बिल्ड वगैरह कैसी क्या है, तो सभी को बता दूं कि थोड़ा सा अंदर से डर लगता थोड़ा है। सा अंदर से डर है। आपको इसको जिम्मेदारी के साथ रखना पड़ेगा, ये बहुत सेंसिटिव बच्चा है। बिल्कुल सही। हाँ,
और 100 प्लस तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। हाँ भाई, 80 to 100 ही रहना चाहिए अगर बिल्कुल ही रोड खाली है मैंने तो। आपको बता दिया कि मैंने थोड़ा सा एक ही बार रश किया है, उसके बाद कभी नहीं किया है, सच बताऊं तो। फिर मैं 100 एंड 110 ऐसे ही चलता हूँ हाईवे एक्सप्रेस वे पे। अगर आपके हिसाब से आज के टाइम पे आपको हाँ। मौका दिया जाए कि एक तरफ अर्टिगा है, XL6 है कि या कैरेंस है, और मतलब आपके पास में ट्राइबर भी आ जाती है, ड्राइवर भी सो आ जाती। आप कौन सी लेना प्रेफर करेंगे? क्या आप वापस से बैक टू अर्टिगा पे जाएंगे हाँ। या फिर कुछ अदर सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ नहीं, अलग टेस्ट करेंगे? अब तो अगला ये है कि अगली गाड़ी अगर 7 सीटर, इसको मैं रखने वाला हूँ आराम से, 5 साल और रखूंगा इसको ओके, आराम से, क्योंकि भाई सारी चीजें बढ़िया है। अभी तक फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है कि चलने में वैसे कोई, सारी चीजें मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली के लिए बेस्ट गाड़ी लगी अभी तक। लेकिन अगर हाँ अपग्रेड की बात आती है यहाँ पे, तो अपग्रेड के लिए मुझे ना 7 सीटर अब की बार सेफेस्ट लेनी है, जो भी सेफेस्ट होगी, है ना। सेफ्टी जो कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे हाँ। एक्चुअल में मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। दैट्स व्हाई टाटा के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक भी रहे हैं तब। अब जैसे और मारुति भी थोड़ा सा इवन इम्प्रूव कर रही है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को तो। मारुति को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। और 7 सीटर में अब सफारी ज्यादा अच्छी लगने लगी है। सही बिल्कुल बताएं बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिल्कुल न्यू भाई। सफारी, जल्दी आ जाए भाई। जल्दी ही आएगी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल प्रदीप भाई। सो दोस्तों ये था मारुति अर्टिगा का रिव्यू, एक ऑनरशिप रिव्यू प्रॉपर 35,000 किलोमीटर का। हर एक चीज़ उन्होंने बता दी है, कितने किलोमीटर चलाई, प्रॉपर क्या खर्चा आता है ऑन एवरेज। अगर आप 10,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं तो आप मान सकते हैं कि 5 से 7,000 आपका जो पेड सर्विस है वो आपकी कॉस्ट आने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 35,000 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी कोई मेजर खर्चा इनका नहीं आया, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ऑनरशिप रिव्यू आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेटवर्क साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।